ऑलराइट, तो सबसे पहले हमको डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को अगर ले लें, ये एयरक्राफ्ट वाली जो प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम में हमारे कौन कौन से वेरिएबल थे? प्रेशर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से थे? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने यहाँ पे पी इन्फिनिटी भी लिख दिया है कहीं पे। वो बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला था मैंने यहाँ पे, जिसमें जिस एनवायरनमेंट में एयरक्राफ्ट उड़ रहा है इसका, तो वही लिखते हैं। तो पी एटमॉस्फेरिक है। फिर एक आर है। आर बेसिकली तीन वेरिएबल्स है अपने आप में। तो आर की जगह अभी सिंप्लीफाई करने के लिए, एक सेकेंड, तो आर वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर है और आपका म्यू है जो कि विस्कोसिटी है एयर की। और आपका एक वेरिएबल हमने लिया था डी, जो कि एयरक्राफ्ट का साइज डिनोट कर रहा था, उसका स्केल डिनोट कर रहा था। और एक है डेंसिटी, और एक है एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी। तो ये छह वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। अब ये यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों हैं, कुछ और वेरिएबल क्यों नहीं है, क्या कोई और भी हो सकता है? ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स की नॉलेज पर डिपेंड करता है। आज के लेक्चर में अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है फिजिक्स में थ्रू आउट। तो इसका जो है वो, या फिजिक्स के बाहर भी दूसरी साइंस में भी, तो इसका जो है ये बात कि ये प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है, ये नॉलेज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के जैसे जैसे आप कोर्सेज करते जाओगे, आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप गेस कर पाओगे ये कि प्रेशर जो है, जैसे इस केस में या किसी और प्रॉब्लम में, कोई भी वेरिएबल किन दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। ये चीज़ हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता सकती, ये हमारी अपनी नॉलेज है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि प्रेशर इन इनका फंक्शन है, आपको पाई ग्रुप सिर्फ निकालने होंगे। ठीक है। एनीवे तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब आपको पता है कि हमारे बेसिक डायमेंशन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक होता है एम, मास, एक होता है लेंथ एल, और एक होता है टाइम टी। इसके अलावा और भी होते हैं फिजिक्स में, लेकिन हमारे जो मैकेनिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, या फ्लूइड मैकेनिक्स की या किसी और मैकेनिक्स की, तो जनरली इसमें एम एल टी ही हमारे डायमेंशंस हैं। इसमें और डायमेंशन तो इस प्रॉब्लम में है नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट या इस तरह की चीज़ तो है नहीं, है ना। तो इसलिए एम एल टी ही सफिशेंट है हमारे प्रॉब्लम के लिए। तो तो हमको डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाने के लिए करना क्या है? हमको एक तरफ सारे वेरिएबल्स लिख लेने हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, और एक तरफ हमको बेसिक डायमेंशंस लिख लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हर एक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग उसके डायमेंशन क्या है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमें लिखना होगा। जैसे कि आपको पता है कि प्रेशर के डायमेंशन क्या होता है? भाई प्रेशर का डायमेंशन अगर देखा जाए तो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। ये प्रेशर के डायमेंशन होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एम के ऊपर जो है वो पावर कितनी है? वन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन, ठीक है। इसी तरह से एल के ऊपर जो है वो पावर कितनी है? माइनस वन। तो यहाँ पी के नीचे एल के सामने लिख देंगे माइनस वन। इसी तरह से टी पे पावर है माइनस टू, तो यहाँ पे प्रेशर के नीचे टी पे आगे लिख देंगे माइनस टू।
ठीक। इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी प्रेशर है अपने आप में, तो उसके भी जो है वो सेम डायमेंशन होगा, -1 -2। आर जो है वो लेंथ है, तो इसका डायमेंशन होता है 0 1 0। म्यू जो विस्कोसिटी है, उसका डायमेंशन अगर आप देखो तो निकल के आता है 1 -1 और टाइम में भी -1। डी जो लेंथ है, तो इसका डायमेंशन अगेन 1, वो 0 1 और 0 हो जाएगा। रो इज डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ml-3। तो m पे 1 पावर, l पे -3, t पे 0। u जो है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास पे 0 एक्सपोनेंट और लेंथ पे 1, टाइम पे -1। ठीक है साहब। तो ये जो मैट्रिक्स निकल कर आया हमारा, ये मैट्रिक्स जो हमने बनाया है, इसी मैट्रिक्स को कहते हैं डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक। तो ये है डायमेंशनल मैट्रिक्स। हमको पाई ग्रुप फाइंड करने के लिए किसी प्रॉब्लम में सबसे पहले जो काम करना है वो ये मैट्रिक्स बना लेना है, जिसको हम कह रहे हैं डायमेंशनल मैट्रिक्स। अब दूसरी स्टेप क्या है, तो पहली स्टेप तो हो गई डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाना। दूसरी स्टेप हो गई इसकी रैंक निकालना, रैंक ऑफ डायमेंशनल मैट्रिक्स। तो मतलब फाइंड द रैंक ऑफ डायमेंशनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक पता करनी है, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। अच्छा, इस आर से, और ये आर वेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्रॉब्लम वाला आर है, ये स्केलर आर है, क्योंकि मैं डिनोट कर रहा हूं इसको इससे, रैंक ऑफ डायमेंशनल मैट्रिक्स को। कैपिटल आर ले लो। कैपिटल आर ले लो या छोड़ो, के ले लेते हैं, डजेंट मैटर, मैं के ले देता हूं उसको। रैंक ऑफ डायमेंशनल मैट्रिक्स के। ठीक है। तो अब जब रैंक हमें इसकी पता चल गई, अच्छा, एक डायमेंशनल मैट्रिक्स, और ये n से लेट अस डिनोट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है उसको n से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए n कितना है, 7। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी स्टेप में हमको k फाइंड करना है। तो फॉर दिस प्रॉब्लम आप अगर इसकी रैंक फाइंड करोगे, जो आपको फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में प्रोसीजर पढ़ाया गया था रैंक फाइंड करने का, उससे इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करोगे तो के निकल के आएगा 3। आपका 3। 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज ही 3 है, तो उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका 3 निकल के आएगा एनीवे। तो तो अब जब ये आपको रैंक पता चल गई, तो अब हम जो है वो बकिंघम पाई थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं बकिंघम पाई थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ। बकिंघम्स पाई थ्योरम क्या कहता है ये थ्योरम? ये थ्योरम बहुत सिंपल, ये थ्योरम का बस इतना कहना है कि नंबर ऑफ पाई ग्रुप्स इन अ प्रॉब्लम is equal to n minus k, where n is number of variables and k is rank of the dimensional matrix. बस इतना सा थ्योरम है बकिंघम पाई थ्योरम। बस ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पाई ग्रुप्स इस प्रॉब्लम के लिए बनाए जा सकते हैं। तो वो नंबर होगा n माइनस के बराबर, यानी n इज नंबर,
n is number of variables और k is rank of this dimensional matrix. तो n minus k इस प्रॉब्लम के लिए कितना हो गया? 4. So for this problem, for this example, n minus k is equal to 7 minus 3 equal to 4. So this means there are 4 pi groups. ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया कि इस प्रॉब्लम में कितने पाई ग्रुप बनेंगे. अब हमारा जो अगला काम है वो उन पाई ग्रुप्स को पता लगाना है. तो उसको पता लगाने के बहुत से मेथड होते हैं. मैं आपको एक मेथड बताऊंगा पता करने का. तो वो जो एक मेथड है बहुत एकदम मतलब बस स्टेप वाइज मेथड है, ज्यादा ज्यादा सोचना वोचना नहीं है उसमें. तो बैक वो करिएगा मेथड, सर, सॉरी क्या कह रहे हैं? बैक करिएगा लास्ट अच्छा, पेज. बैक करता हूँ. जी बताइए. सही है सर, आगे करिए. हो गया सर. ठीक है, ठीक है. तो हमको जो है वो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ स्क्रीन को आसानी के लिए. सर वही सही था पहले. हाँ. सिंपल है ये तो, आसान चीज़ है. तो अब इसमें जो है वो स्टेप्स फॉर फाइंडिंग पाई ग्रुप बताना है मुझे आपको. सबसे पहला स्टेप है नंबर ऑफ पाई ग्रुप्स फाइंड करना, जो हमने फाइंड कर लिया. अब दूसरा जो चीज़ है वो है स्टेप्स फॉर, 2 स्टेप्स हैं सिंपली बस, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग पाई ग्रुप्स. ठीक है, तो स्टेप में पहली जो स्टेप में पहली चीज जो करनी है वो ये है कि आपको जो है वो के, ये जो आपके 7 वेरिएबल्स हैं उनमें से के वेरिएबल्स को चूज करना है. चूज के वेरिएबल्स आउट ऑफ n वेरिएबल्स. आपके पास टोटल n वेरिएबल्स हैं, उनमें से k वेरिएबल्स को आपको अलग कर लेना है. इन k वेरिएबल्स को जो अलग करना है उसके लिए 2 कंडीशन है. मतलब कि हम किन वेरिएबल्स को अलग करेंगे, मतलब एक अलग ग्रुप बना लेंगे किन वेरिएबल्स का, उसके लिए वो वेरिएबल्स 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए. तो ये जो 2 कंडीशन में लिख रहा हूं, अगर कोई कोई वेरिएबल ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको हम इस के वेरिएबल के ग्रुप में रख सकते हैं. इस ग्रुप को कहते हैं रिपीटेड वेरिएबल्स. तो नेम ऑफ दीज वेरिएबल्स इज रिपीटेड वेरिएबल्स. ठीक है, तो रिपीटेड वेरिएबल्स सिलेक्ट कर लेंगे पहले. पहले मतलब हमारे पास n वेरिएबल है, उनमें से k वेरिएबल्स, k नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उनको बोलेंगे कि ये हैं रिपीटेड वेरिएबल्स हमारे. रिपीटेड क्यों बोलते हैं ये अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा. तो वो जो रिपीटेड वेरिएबल्स हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए. कंडीशंस, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कंडीशंस फॉर रिपीटेड वेरिएबल्स. क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो यह है कि वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. शुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी प्रेशर जो है उसको नहीं चूज करेंगे इन रिपीटेड वेरिएबल्स में. शुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दूसरी जो कंडीशन है वो ये है शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. इसका क्या मतलब है ये अभी बताता हूं. शुड बी
लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन से तो हमारा जो प्रेशर था ये कट गया कि ये रिपीटेड वेरिएबल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रिपीटेड वेरिएबल। और जो दूसरी कंडीशन है उससे क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि आपको ऐसे वेरिएबल नहीं चूज करने हैं जो कि लीनियरली जो है वो डिपेंडेंट हो, यानी कि जो वेरिएबल आपको चूज करने हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ी है आप लोगों ने उसमें मैट्रिक्स वगैरह में? कभी मैथ में लीनियर यस इंडिपेंडेंस सर। पढ़ी? हाँ यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंस जब रैंक निकालते हैं तब भी समझने में काम आता है वो। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आर को और डी को जो है वो रिपीटेड वेरिएबल्स में इंक्लूड कर लिया, दोनों को, आर और डी को, तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? मतलब अगर आप इसकी ये वाली कॉलम देखो, ये वाला कॉलम देखो, तो क्या ये कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है? लीनियर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वो एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। यानी कि ये 0 1 0 है और ये भी 0 1 0 है, तो ये तो सेम है ना, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती। आर और डी दोनों जो है वो उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का सेम ही जो है वो है, मतलब ये वाली जो रो है, ये वाली रो है, इसको एक दूसरे से एलिमिनेट किया जा सकता है। लीनियर इंडिपेंडेंस को ऐसे समझ लो कि एक दूसरे से एलिमिनेट जिसको किया जा सकता हो। एलिमिनेट तो समझते हो ना, जब रैंक निकालते हैं उस टाइम एलिमिनेट करते हैं रो को, कॉलम को, मतलब वो जीरो कर देते हैं पूरी रो को। मतलब कहीं यस कहीं सर। ऐसा होता है ना, पूरी रो जीरो हो जाती है या पूरा कॉलम जीरो कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे रो की नहीं, कॉलम की बात कर रहे हैं। तो आपके जो रिपीटेड वेरिएबल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं होना चाहिए उनको आपस में। यानी कि जैसे आर और डी है, अगर मैं इस वाली रो में से अगर मैं इस वाली रो में से ये वाली रो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे क्या, वो सॉरी कॉलम, रो नहीं कॉलम, इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 0। भाई इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को, या मतलब किसी को भी एक दूसरे में से यस सर, सब्ट्रैक्ट जीरो कर हो दूं, जाएगा। तो ये यस जीरो हो सर, जाएगा ना जीरो हो पूरा। जाएगा। तो वो यस जीरो हो सर। गया, तो इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होता कि इसको चाहे कुछ भी कर लो, इसको किसी फैक्टर से, वो जो होते हैं ना आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस जिनको कहलाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब कि जो रो एक्सचेंज या किसी वेरी इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरे को, पूरी रो को या कॉलम को, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं ना। तो वो ऑपरेशन के थ्रू आप जीरो नहीं बना सकते। आप आर को जो है वो किसी, अगर आर को आप रिपीटेड वेरिएबल्स में रखना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो बाकी के रिपीटेड वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से आप इसके कॉलम को जीरो कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है ये है बेसिकली। अब यहाँ पे आर और डी दोनों एक साथ नहीं आ सकते रिपीटेड वेरिएबल में, इसलिए क्योंकि आर और डी एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं प्रेशर की बात करूं, तो ये दोनों नहीं आ सकते। ये तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये डिपेंडेंट है, तो इसलिए नहीं। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट तब भी होता, तब भी नहीं आ सकता था, क्योंकि ये एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। तो बेसिक बात यह है कि कॉलम्स जो है वो आपस में एलिमिनेट नहीं करने चाहिए उसके। अ, इसको देखने का एक और तरीका है। एक और तरीका यह है कि अगर आप अपना जो डायमेंशनल मैट्रिक्स है उसमें से सिर्फ रिपीटेड वेरिएबल्स वाले कॉलम रखो अपने पास, बाकी के कॉलम डिलीट कर दो, सिर्फ रिपीटेड वेरिएबल्स वाले कॉलम रखो, और फिर उनकी रैंक चेक करो, तो उनकी रैंक जो है ना, वो जो मैट्रिक्स होगा वो फुल रैंक मैट्रिक्स होना चाहिए। फुल रैंक मैट्रिक्स समझते हो? जिसका रैंक जो है वो डायमेंशन के बराबर होती है।
जिसमें कोई रो या कॉलम 0 0 नहीं आता। यस सर। तो बेसिकली इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसकी वजह से बोथ यस सर। R and D can not be in repeated variables। इसको टू को ही मैं आपकी आसानी के लिए दूसरे तरह से लिख देता हूं मैट्रिक्स की टर्म्स में। टू कैन ऑल्सो बी checked by writing the dimensional matrix of repeated variables only। तो टू को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल मैट्रिक्स में बना सकते हैं सिर्फ रिपीटेड वेरिएबल्स का। बाकी वेरिएबल्स हटा के सिर्फ रिपीटेड वेरिएबल जिनको हम रखना चाहते हैं रिपीटेड वेरिएबल में, उनका डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएं और उसकी रैंक चेक करें। एंड चेकिंग इट्स रैंक और होना क्या चाहिए, द रैंक should be equal to k के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, k होगा ना। तो वो k के बराबर अगर उसकी रैंक है तो तब तो ठीक है, नहीं तो अगर जो है वो आपकी उसकी रैंक कम हो गई तो ये होगा कि आपका जो है वो मैट्रिक्स वो नहीं बन पाएगा। तो आप उस रिपीटेड वेरिएबल से आपको कुछ और चूज करने पड़ेंगे, जो आपने लिए हैं वो ठीक नहीं है। बहरहाल, तो यहाँ पे अब रिपीटेड वेरिएबल्स की बात हो गई, तो हमको रिपीटेड वेरिएबल्स चूज करने हैं। तो हम p नहीं ले सकते और r और d में से एक ही ले सकते हैं। तो हमारे पास में बचे कितने, 1 2 3 4, अब मतलब ये 6 थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनमें से एक हटा दो 6 में से, तो हो गए 5। तो r या d में से एक रख लेते हैं। तो तो मैं जो है वो आपको, तो इस मतलब, तो रिपीटेड वेरिएबल्स जो है वो जरूरी नहीं है कि आप जो चूज करो दूसरा भी वही चूज करे। वो मतलब अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ये जो होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं पाई ग्रुप फाइंड करने की, इसमें अलग अलग आदमी का अलग अलग आंसर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सबका सेम आंसर आए। वो डिपेंड करता है कि आपने रिपीटेड वेरिएबल क्या चूज किए। तो मैं अभी रिपीटेड वेरिएबल चूज कर रहा हूं। लेट अस चूज रो u and d as repeated variables। आप चाहो तो इनका वो चेक कर सकते हो, डायमेंशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। भाई रो का होता है MLT, तो रो का होता है आपके मास का 1, लेंथ का -3, टाइम का 0। इसका होता है 0 1 -1 और इसका होता है 0 1 0। अब आप इनमें से किसी भी एक रो को या कॉलम, किसी भी एक कॉलम को एलिमिनेट करके बताओ मुझे, कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप चाहो इनमें से किसी एक कॉलम को दूसरे बाकी दो कॉलम की मदद से एलिमिनेट करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए रो यू डी जो है वो लेजिटिमेट चॉइस है, वो करेक्ट चॉइस है रिपीटेड वेरिएबल्स की। मतलब अगर मैं यहाँ पे जो है वो यू की जगह आर ले लेता तो आर और डी आपस में एलिमिनेट कर देते, तो मैं नहीं ले सकता था। मैंने जो लिया है रो यू और डी, ये सही चॉइस है मेरे लिए रिपीटेड वेरिएबल्स की, क्योंकि ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3,
ये आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। ऑल राइट, तो रो यू और डी जब मुझे मिल गए तो ये मुझे मिल गए रिपीटेड वेरिएबल्स। अब मेरे पास में बचा क्या है, रिमेनिंग वेरिएबल्स। मेरे पास में प्रेशर, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक है मेरे पास में ये आपके पोजीशन, और क्या है, म्यू, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी म्यू। ये मेरे रिमेनिंग वेरिएबल हैं। अब हमको पाई ग्रुप फाइंड करने का आखिरी स्टेप है हमारा। उस स्टेप में हमको क्या करना है, हमको रिमेनिंग वेरिएबल में से एक उठाना है। तो स्टेप 2 फॉर फाइंडिंग पाई ग्रुप्स। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना है, सबसे पहले चूज, नहीं चूज क्या बल्कि टेक ए रिमेनिंग वेरिएबल। तो रिमेनिंग वेरिएबल में से पहला एक उठाया पी, ठीक है, और बाकी के जो आपके रिपीटेड वेरिएबल्स थे रो यू और डी, उनको साथ में लिख लिया। यहाँ पे रो लिख लिया, यू लिख लिया, डी लिख लिया। ठीक है, अब इनको रो के ऊपर एक पावर लगा दी ए, यू के ऊपर पावर लगा दी बी, और डी के ऊपर पावर लगा दी सी। ठीक है, अब ये मेरा पाई ग्रुप हो गया, रो यू और डी। बस मुझे ये पावर नहीं पता है, जो है वो ए बी और सी, उसको मुझे फाइंड करना है। वो पावर मैं कैसे पता करूंगा, वो बहुत आसान है, आप लोग करते आए हो इस चीज को। तो बेसिकली पाई ग्रुप फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रिपीटेड वेरिएबल्स चूज कर लेने हैं। मैंने रो यू और डी को जो है वो रिपीटेड वेरिएबल्स चूज कर लिया। मैंने रो यू और डी को रिपीटेड वेरिएबल चूज कर लिया। फिर उसके बाद में सारे रिपीटेड वेरिएबल को एक रिमेनिंग वेरिएबल के साथ में ग्रुप कर लेना है। यानी कि पहला पाई ग्रुप फाइंड करने के लिए जो है वो पी को ले लिया और रो यू डी के साथ में कंबाइन कर लिया। ठीक है, इसी तरह से ये रो यू डी के साथ में, इसी तरह से दूसरा पाई ग्रुप ये हो गया पाई 1। इसी तरह से पाई 2 फाइंड करने के लिए दूसरा ले लिया जो कि पी एटमॉस्फेरिक है, और रो ए, यू बी और डी सी, ए बी सी की वैल्यू अलग अलग पाई ग्रुप में अलग अलग होगी, उसके साथ में कर दिया। इसी तरह से पाई 3 में आर ले लिया और रो ए, यू बी, डी सी ग्रुप कर लिया। इसी तरह से 4 पाई ग्रुप बनने, तो चौथा पाई ग्रुप हो गया म्यू, और उसके साथ में भी रो ए, यू बी, डी सी। अब हमको ये ए बी सी बस पता करने, ए बी सी पता चलते ही हमको पाई ग्रुप पता चल गए। तो ए बी सी पता करने का तरीका यह है कि जो आपका ये जो पाई ग्रुप है, ये मैंने पहले ही बताया कि ये नॉन डायमेंशनल है। तो ए बी और सी की जो पावर है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये अपने आप में पाई ग्रुप नॉन डायमेंशनल हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पाई ग्रुप का डायमेंशन चेक करना होगा कि नॉन डायमेंशनल है या नहीं। तो जैसे पी लिखा हुआ है, पहला पाई ग्रुप लें, पहला पाई ग्रुप, तो उस पे पी है, पी का डायमेंशन क्या होता है, पी का डायमेंशन होता है, अभी तो लिखा है 1 -1 -2, तो पी का डायमेंशन होता है m -l -1 और p -2। ये हो गया p का डायमेंशन। इसी तरह से रो का डायमेंशन लिखेंगे, रो का डायमेंशन होता है m l -3
पावर a। इसी तरह से u का डायमेंशन लिखेंगे, u का डायमेंशन है l t-1 पावर b, और फिर d का डायमेंशन लिखेंगे l सिर्फ, और पावर c। अब इन सबको कंबाइन कर लो, और ये राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए, यानी m भी 0 होना चाहिए, l भी 0 होना चाहिए, t भी 0 होना चाहिए, तभी तो डायमेंशन लेस होगा। तो अब इसको सबको कंबाइन कर लो, तो m के ऊपर क्या है, m के ऊपर 1 है, प्लस इधर a है, बस l के ऊपर है -1 -3a प्लस b प्लस c, और t के ऊपर क्या पावर है, -2, और t के ऊपर है -b, बस। और इधर राइट हैंड साइड में m0 l0 t0। अब दोनों पावर जो है वो इक्वेट कर दो, तो पहली m की पावर इक्वेट करने से मिलता है a प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, l की पावर इक्वेट करने से मिलता है -1 -3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और टाइम की पावर इक्वेट करने से मिलता है -2 -b इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन मिल गई। इन तीन इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा a इज इक्वल टू 1, सॉरी a इज इक्वल टू A -1, -1, B -2, b B2, -2, और c C भी निकालते हैं। -4 सर। अगर -4 आ रहा है तो हमने लिखने में यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी है। हाँ, एक सेकेंड, 0 आ रहा है सर, सी। हाँ 0 आना चाहिए, सही सही। तो ए बी सी पता चल गए, तो अब पाई 1 पता चल गया। पाई 1 क्या है भाई, पाई 1 हो गया p रो -1 u -2, और d के ऊपर 0, तो d लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या लिख लो d0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो u p ओवर रो u स्क्वायर। ये मिल गया पहला पाई ग्रुप। इसी तरह से आपको दूसरा पाई ग्रुप फाइंड करना है। दूसरा पाई ग्रुप के लिए आपके पास में डायमेंशंस क्या क्या है, दूसरा पाई ग्रुप में भी प्रेशर की जगह p एटमॉस्फेरिक है, तो डायमेंशन तो p और pa के सेम ही रहेंगे, तो सारा प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा। तो दूसरा पाई ग्रुप में बस p की जगह pa आ जाएगा। कहाँ जाता है एकदम, अरे बहुत पीछे चला गया ये। हाँ, तो यहाँ पे पाई 2 जो है, सॉरी पाई 2 आ जाएगा आपका पी ए ओवर रो यू स्क्वायर, सारे डायमेंशन क्योंकि सेम है ना p और pa के। अब तीसरा पाई ग्रुप फाइंड करने के लिए r है, और r के साथ में इसको नॉन डायमेंशनल करना है। ये हमेशा ये सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती है, आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो कि भाई a b और c का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें r नॉन डायमेंशनल हो जाए। सिंपल है कि रो भी a भी 0 हो, b भी 0 हो, और d की वैल्यू -1 हो, क्योंकि d की लेंथ है, d इज लेंथ। तो अगर r बाई d होगा तभी तो r बाई d इज डायमेंशनलेस, तो इसका मतलब रो 0 होना चाहिए, u भी 0 होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से आता है। तो तीसरा पाई ग्रुप जो है वो हो जाएगा आपका r ओवर d। और जो चौथा पाई ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चौथा पाई ग्रुप निकल के आएगा आपका म्यू ओवर रो यू डी। ये आपने देखा होगा, इसको हम ऐसे 1/r भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर ई इज रो यू डी ओवर म्यू। तो ये जो चौथा पाई ग्रुप है इसका एक नाम है पर्टिकुलर, वो बेसिकली चौथा पाई ग्रुप इनवर्स है रेनॉल्ड्स नंबर का। तो रेनॉल्ड्स नंबर भी एक पाई ग्रुप है अपने आप में, वो एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। हर नॉन डायमेंशनल पैरामीटर एक पाई ग्रुप है। तो ये आपको देखने में ये प्रोसीजर भले ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये एक्चुअली में बड़ा नहीं है इतना जितना मैंने आपको धीरे धीरे करके बताया है।
आप एक बार करके देखोगे तो जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि इसके इसके जो सवाल होते हैं वो आसान होते हैं। लेकिन लोग इसमें अलजेब्रा में गलती करते हैं, इसमें कोई फिजिक्स की वैसी गलती तो है नहीं, इक्वेशन सॉल्व करने में या रैंक निकालने में गलती कर देते हैं। अच्छा, रैंक का भी इसमें यह है कि शॉर्टकट एक ये है कि जनरली जो इसकी रैंक आती है ना, वो उतनी ही आती है, ये मतलब ये तीन तीन ही आती है जनरली, मतलब मोस्ट केसेस में तीन आ जाती है। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि तीन आए, लेकिन जनरली तीन आती है। सर रिपीटेड वेरिएबल्स रैंक के खुद लेने हैं ना सर? नंबर ऑफ रिपीटेड वेरिएबल रैंक के इक्वल लेने हैं जी। आप जितनी रैंक आए उतने उतने रिपीटेड वेरिएबल्स लेने हैं। रिपीटेड वेरिएबल्स लेने हैं, और रिपीटेड वेरिएबल्स लेते टाइम दो बातों का ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली रिपीटेड वेरिएबल्स में नहीं रखते हैं। ये स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है वैसे, अगर कोई रख भी लेना तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं कराई, यानी कि आपने जो रिपीटेड वेरिएबल्स चूज किए उनका जो ये मैट्रिक्स है उसकी कॉलम एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हैं अगर, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, आप फंस जाओगे आगे जाके कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये रिपीटेड वेरिएबल्स आपको चूज कर लेने रैंक के बराबर, और फिर सारे रिपीटेड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन लेना है एक एक रिमेनिंग वेरिएबल के साथ। तो तीन हमारे रिपीटेड वेरिएबल थे, चार रिमेनिंग वेरिएबल थे, तो एक एक रिमेनिंग वेरिएबल उठाते गए और उसको रिपीटेड वेरिएबल के साथ में कंबाइन करते गए, और ऐसे कंबाइन किया उसको कि ये टोटल जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये नॉन डिमेंशनल हो। इसी के लिए हमने ये कवायद की, पूरा डायमेंशन जो है वो ABC लगा के सॉल्व किया। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टेप बीच में छोड़ दिए हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 फाइंड करने के स्टेप मैंने छोड़ दिए हैं टाइम बचाने के लिए, तो आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बकिंघम पाई थ्योरम के बारे में। ठीक है, अब इसके अलावा इस चीज में एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल बातें हैं जो बतानी है आपको, लेकिन उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है उनमें से एक चीज से। तो दो चीजें हैं, एक तो है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स, और दूसरी चीज है डायनेमिक सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स की, जिसमें से एक आपने अभी देखा, नॉन पैरामीटर्स। तो ये जो नॉन डिमेंशनल पैरामीटर होते हैं ना, इनको फ्लूइड मैकेनिक्स में अक्सर नंबर करके डिनोट किया जाता है, मतलब इनके नाम के आगे नंबर लगा दिया जाता है, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर, फ्लूइड नंबर, स्ट्रूहाल नंबर, बहुत सारे नंबर नंबर लगा देते हैं। तो ये जो होते हैं ना नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता है, आपने सुन रखा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो यू डी ओवर म्यू। तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि म्यू भी कांस्टेंट है, रो यू डी और म्यू ये सब जनरली कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि रो म्यू डी जो है वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो चेंज होंगे तो फिर हम यहाँ पे म्यू की पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं और रो की पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, तो वो तो जब आगे की चीज़ है। अभी जनरली आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उनमें रो यू म्यू डी ये सब कांस्टेंट रहते हैं। जब कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ोगे अगर कोर्स किया आगे तो देखोगे उसको कांस्टेंट्स हैं, ये सब कांस्टेंट है, इसलिए आर ई भी जो है वो एक कांस्टेंट है, लेकिन ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो ये जो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होते हैं तो ये क्या है, फिजिकल कांस्टेंट्स, और ये क्या है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, जो कि इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये जो इस तरह के रेनॉल्ड्स नंबर और टाइप के जो ये नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स होते हैं,
ये जो इस तरह के जो ये पाई ग्रुप होते हैं, ये अपने आप में एक पाई ग्रुप है, इनका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, आपने हो सकता है पहले पढ़ भी रखा हो। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसे रेनॉल्ड्स नंबर है, तो ये हमको कुछ बताता है फ्लो के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बात बताता है। वो ये, उसको देखने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, रो यू स्क्वायर और म्यू यू ओवर डी। इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो म्यू, ये इसको आप अगर यू यू को काट के और डी को ऊपर ले जाओ तो ये एक ही बात है। तो ये जो है आपका म्यू यू ओवर डी, ये एस्टिमेट है, एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट है किसका, विस्कस फोर्स का। क्यों? क्योंकि आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है ना, स्ट्रेस, विस्कस स्ट्रेस, एस्टिमेट्स विस्कस स्ट्रेस। ठीक है, विस्कस स्ट्रेस। ठीक है, और इसका आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रेस का डायमेंशन है इसका। तो ये म्यू यू ओवर डी जो है, ये रफली, मतलब अगर आपको ऐसी बहुत रफ एस्टिमेट अगर करना हो विस्कस स्ट्रेस का, तो आप म्यू यू ओवर डी कर सकते हो। ये मतलब आपको रफ आइडिया दे देगा कि म्यू यू ओवर डी की वैल्यूज किस रेंज में है ना, रफ वैल्यू दे देगा विस्कस स्ट्रेस की। और अगर इसको डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो विस्कस फोर्स दे देगा, है ना, क्योंकि डी स्क्वायर एरिया का एस्टिमेट है, एरिया का एस्टिमेट डी स्क्वायर है। किसी प्रॉब्लम में जो डी आपका डायमेंशन जो आप लिए हुए है साइज, उसी का डी स्क्वायर, मतलब उसी का वो रेंज बता देगा कि भाई किस रेंज में इस प्रॉब्लम में एरियाज आ रहे हैं। तो ये पूरा जो है ये हो जाएगा विस्कस फोर्स का एस्टिमेट। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, तो जरा थोड़ा ध्यान से बस सुनते रहिए। तो ये आपको जो है वो विस्कस फोर्सेस का एस्टिमेट हो गया। मतलब एस्टिमेट का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आपको बस रफ आइडिया लग रहा है। जैसे कि कोई आपसे पूछे ना कि भाई जो है वो बाइक की कीमत कितनी होती है, आप कह दोगे भाई होती है जो है वो 80,000 90,000 या कुछ भी ऐसे ही बोल दोगे। अब वो एग्जैक्ट तो डिपेंड करेगा कि आप किस, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेट भी, अप्रोक्सीमेट तो ये है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि जो है वो आपका लैपटॉप कितने का है, आप कहो कि भाई लगभग 55,000 का है, तो हो सकता है कि आपका 55,500 हो, 55,056 हो, तो वो तो रफ बताया आपने, वो लेकिन क्लोज है। और एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट ये है कि मतलब बस एक मोटा मोटा आपने आइडिया दे दिया कि भाई आपने ये कहा 55,000, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख नहीं होगा या 2 लाख नहीं हो सकता, 1 करोड़ तो नहीं हो सकता, है ना। तो मतलब एस्टिमेट का मतलब ये है कि यहाँ पे एस्टिमेट का मतलब ये है कि वैल्यू, वो वैल्यू तो नहीं है उसके, इनफैक्ट पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल ऑफ नहीं होगा एकदम। वो एकदम ऐसा नहीं है कि भाई आपसे अगर किसी ने पूछा कि लैपटॉप आपने 50,000 का, आपने कह दिया 50,000 का खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ का हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। एस्टिमेट का बस ये मतलब है। तो मतलब रफ आइडिया लग रहा है कि भाई विस्कस फोर्सेस जो भी इस क्वांटिटी की जो मैंने लिखी है, इस क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी, वो ये बता रही है कि विस्कस फोर्सेस का जो वैल्यू है ना, वो इसी की वैल्यू के रेंज में होता है। जैसे कहते हैं ना हम कि भाई किस रेंज में पड़ी कोई चीज, तो ये वो है कि मतलब ये इस रेंज में पड़ती है वैल्यू। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ वेरी करेगी अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग फ्लो सिचुएशन में, मतलब टाइम के साथ भी वेरी कर सकती है, लोकेशन के साथ भी, तो वो नहीं। लेकिन ये एस्टिमेट है कि मतलब होगी, लेकिन इसी के उसमें होगी, रेंज में। इसी तरह से ये जो है आपका रो यू स्क्वायर, ये आपका इनर्शिया फोर्सेस,
इनर्शिया फोर्सेस का एस्टिमेट है। बेसिकली डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेस का वो है एस्टिमेट। और ये रो यू स्क्वायर इनर्शिया फोर्सेस का एस्टिमेट कैसे है, ये आप जो है वो थर्ड यूनिट में डिटेल में देखोगे, वहां पे आपको सारी फोर्सेस निकालनी है, क्योंकि डायनेमिक्स स्टडी करोगे फ्लूइड की, तो डायनेमिक्स में क्योंकि फोर्सेस निकालनी होती है, एक्सेलरेशन निकालना होता है। बेसिकली ये मास इनटू एक्सेलरेशन का एस्टिमेट है, लेकिन कैसे है वो वहां पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो इनर्शिया फोर्सेस ओवर विस्कस फोर्सेस का रेशो है। असल बात यह है बताने की कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रफली, अगेन क्योंकि इनर्शिया फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस का भी हम एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी हमको एस्टिमेट दे रहा है इनर्शिया फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस के किसकी एस्टिमेट की, कि इनका रेशो कितना है, यानी कि कौन सा ज्यादा तगड़ा है, कि आपके फ्लो में इनर्शिया ज्यादा तगड़ी है या विस्कस फोर्स ज्यादा तगड़ी है। विस्कस फोर्स ज्यादा तगड़ी होगी तो कैसा होगा फ्लो, विस्कस फोर्स जब तगड़ी होती है तो फ्लो बहुत धीरे और वैसा होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, हनी है, जैसे हनी के केस में क्या होता है, उसकी क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे रेनॉल्ड्स नंबर जो है जब तक के वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा ना बढ़ा दो तब तक जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर बहुत कम ही आएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है उसमें बहुत ज्यादा है। तो उसमें विस्कस फ्लोज होते हैं, मतलब कि गाढ़े फ्लो, धीरे धीरे चलने वाले फ्लो, उस तरह के फ्लो हैं। जैसे कि आपका जो है वो हनी या शहद या शीरा, इस तरह के जो फ्लो है ना, वो उन फ्लोज में रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा। और इसके बरक्स जो तेज चलने वाले फ्लो हैं, जैसे पानी का बहाव है, पानी बह रहा है एकदम धीरे धीरे नहीं, अगर पानी को आप एकदम बिल्कुल स्लो कर दो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो आपके टैप है पानी की उसको बिल्कुल एकदम बारीक कर दो, तब तो रेनॉल्ड्स नंबर कम हो जाएगा, हो सकता है मतलब कुछ केस में। लेकिन अगर आपका जैसे पानी तेजी से बह रहा है, पतनाला चल रहा है, तो वहां पे आपका रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ज्यादा होगा। अब आपने सुना होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होता है तो फ्लो टर्बुलेंट होता है ना, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर बहुत कम होता है तो फ्लो लेमिनार रहता है। वो एक रेंज भी बताते हैं कि भाई पाइप फ्लो में इतने रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर टर्बुलेंट है, दूसरे फ्लोज में कुछ और वैल्यू होती है, लैब में आप एक्सपेरिमेंट भी देखते हो। तो अब यहां से ये बात समझ में आती है कि भाई रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होने का मतलब है इनर्शिया फोर्सेस ज्यादा है। तो वो जैसा आपने देखा होगा वो फ्लो कैसा होता है, जैसे पतनाले का फ्लो कैसा होता है, वो टर्बुलेंट एकदम क्योटिक सा होता है। और दूसरी तरफ जो है वो अगर रेनॉल्ड्स नंबर बहुत कम है तो विस्कस फोर्सेस बहुत ज्यादा है, यानी कि फ्लो एकदम बिल्कुल ऐसा फ्लो जिसमें मतलब कि क्या बोलते हैं, गाढ़ा एकदम धीरे, शहद की तरह एकदम। तो वो जो शहद बहता है तो उसमें आपने देखा होगा कि वो कहाँ उसमें जो है वो टर्बुलेंस होती है, वो तो एकदम वैसा होता है बिल्कुल ऑर्डर्ड लेमिनार। हाई विस्कोसिटी होती है। हाँ विस्कोसिटी हाई होती है। ये समीर साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आप कंटिन्यू करिए, वो थोड़ा सा टैप हो हाँ गया था। हाँ, तो वो विस्कोसिटी तो हाई होती है, ये बात सही है, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फायदा है फिर भाई। आप ये कहोगे कि ये बात तो मुझे विस्कोसिटी से ही पता थी कि शहद में लेमिनार फ्लो दिखता है और पानी बह रहा होता है तो अक्सर टर्बुलेंट दिखता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर ने क्या खास बात बताई हमको, रेनॉल्ड्स नंबर ने ये खास बात बताई है कि जो है वो पानी हो या शहद हो, उनका भी फ्लो जो है वो विस्कस या इनर्शियल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर वेरिएबल्स। आपने सिर्फ अभी विस्कोसिटी की बात करी, मैंने जैसे कहा कि अगर आप टैप को बहुत कम खोलो तब भी तो लेमिनार होता है फ्लो, तब भी तो इनर्शिया फोर्सेस कम हो जाती हैं, और विस्कस फोर्स भले ही पानी की विस्कोसिटी कम थी, लेकिन अगर आपने वेलोसिटी ही बहुत कम कर दी या साइज बहुत कम कर दिया, डी पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना रेनॉल्ड्स नंबर, रो यू डी ओवर म्यू है। तो अगर आपने डी भी बहुत छोटा कर दिया, म्यू चाहे आपने पानी का रखा, यानी साइज बहुत छोटा कर दिया, तब भी आपका जो है वो फ्लो जो है वो आपका विस्कस फ्लो होगा वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हवा में जो आपका जितना छोटा
आपका जो है क्या बोलते हैं, आप ऐसे समझ लो कि अ, हवा में जब एक मक्खी उड़ रही है, उसको हवा उसके लिए ऐसे ही फील हो रही है जैसे कि आपको शहद फील होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज है वो इतना छोटा है कि उसका रेनॉल्ड्स नंबर बहुत छोटा है। तो उसका रेनॉल्ड्स नंबर छोटा है, और आपके लिए जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर हवा में बढ़ा है। अगर आपको अपना रेनॉल्ड्स नंबर कम करना है तो आपको पानी की जगह शहद में कूदना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो कि मक्खी को जो हवा जो फील हो रही होगी ना, उसको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आपको शहद में फील होता है। ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बात एक्सपेरिमेंटली, मतलब आप अभी प्रॉब्लम्स, मतलब मैं इस पे प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि इससे जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कि मतलब आप टेस्टिंग हवा में नहीं कर सकते, पानी में कर लेते हो सेम रेनॉल्ड्स नंबर रख के। तो वो अभी अगले टॉपिक में आएगा। सर यहाँ पे इनर्शिया फोर्स का मतलब क्या है, वो थोड़ा हाँ, सा इनर्शिया फोर्स का मतलब ये है कि आपने, इनर्शिया फोर्स ये होती है आपकी एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होती है जो मैकेनिक्स में पढ़ी थी। ये सर मतलब किस चीज का इनर्शिया लेंगे, जो फ्लो का, फ्लो का, मतलब फ्लो मटेरियल का ना। हाँ फ्लो का, फ्लूइड का, फ्लूइड का इनर्शिया की बात हो रही है। फ्लूइड कितना तेजी से मूव कर रहा है, बेसिकली ये फ्लूइड का एक्सेलरेशन है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो विस्कस फोर्सेस होते हैं, उन वो जो विस्कस फ्लोज होते हैं, लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो होते हैं, उनमें एक्सेलरेशन नहीं होता। शहद के अंदर एक्सेलरेट करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसमें वहां पे इनर्शिया फोर्सेस के कंपैरिजन में विस्कस फोर्सेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसी तरह से और बहुत सारे नॉन डिमेंशनल पैरामीटर होते हैं जो टाइम टू टाइम आप देखोगे, कुछ हीट ट्रांसफर के कोर्स में देखोगे, कुछ दूसरे फ्लूइड के कोर्स में कहीं कहीं देखते रहोगे। एक एक और बता देता हूं मैं, फ्रूड नंबर, जो इसको कहते हैं फ्रूड नंबर। बहुत सारे होते हैं नॉन डिमेंशनल पैरामीटर, विकिपीडिया पे एक लिस्ट दी हुई है पूरी लंबी सी। यस सर, लेकिन ग्रेविटी फोर्स भी होता है। हाँ, क्या बताए? ग्रेविटी फोर्स भी होता है सर, इलास्टिक हाँ, तो ये फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, ये फ्रूड नंबर जो होता है आपका, ये ग्रेविटी फोर्स होता और है इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्सेस का रेशियो। तो बेसिकली रो यू स्क्वायर ओवर रो जी एल होता है। फ्रूड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो रो यू स्क्वायर ओवर रो जी एल करके लिख सकते हो। तो ये इनर्शिया फोर्स है, बेसिकली इनर्शिया फोर्स अपॉन एरिया है यहाँ पे, पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है। और ये जो है आपको पता है, ये तो ग्रेविटी की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका एस्टिमेट है, ये तो रो जी एल, तो ये तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। यानी कि ग्रेविटी फोर्स, भाई ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्रेविटी फोर्स पर यूनिट एरिया। ग्रेविटी ही का तो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो फ्रूड नंबर आपका बताता है कि जो है वो ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्स कितना स्ट्रांग है। इस तरह से अलग अलग नंबर अलग अलग चीजों का रेशियो बताते हैं, और उनसे हम जो है वो रेंज स्पेसिफाई कर पाते हैं। जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर है, कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन अराउंड 1 हो, तो ये केस जो कहलाता है ना, ये कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आपके क्रीपिंग फ्लोज। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बहुत ही धीरे चलने वाले फ्लो। आपने एक स्टोक्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = 6 पाई म्यू ए, ऐसे करके, वो क्रीपिंग फ्लो से आता है। वो सिर्फ क्रीपिंग फ्लो में वैलिड है। तो ये क्रीपिंग फ्लो मतलब कि बहुत धीरे चलने वाले फ्लो होते हैं। इनकी इक्वेशन जो है वो अलग तरह से लिखी जाती है, मतलब नेवियर स्टोक्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो फ्लो की जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाती है इस केस में। और अगर आर ई बहुत ज़्यादा हो तो फिर फ्लो टर्बुलेंट भी हो जाता है। अच्छा, अब एक टॉपिक बचता है छोटा सा, जो क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
आपके डायनेमिकल सिमिलैरिटी। इस पे एक प्रॉब्लम भी मैंने दी हुई है ट्यूटोरियल शीट में। तो डायनेमिकल सिमिलैरिटी जो होती है वो हमको एक्सपेरिमेंट्स में बहुत मदद करती है, उससे हम अपना बहुत पैसा बचा लेते हैं। कंपनी वाले जो होते हैं ना, जो कोई भी मतलब जो फ्लो से डील करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट की कंपनी है, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, इन लोगों का बहुत पैसा बचता है इससे। कैसे, वो मैं बताता हूँ। वो पैसा ऐसे बचता है कि डायनेमिकल सिमिलैरिटी हमको ये बताती है कि आपने ये पढ़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पिछला एग्जांपल वही एयरक्राफ्ट वाला लेके समझाता हूँ। कि हम बात कर रहे थे कि एक एयरक्राफ्ट है जिसका एक्चुअल में साइज जो है अगर डी है, तो इसके ऊपर हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हमने लिखा था कि फंक्शन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वेलोसिटी का, डेंसिटी का, विस्कोसिटी का, और क्या था, एक एक साइज था डी, रेडियस आर वेक्टर रो पी पी ए आर म्यू डी रो यू। तो साइज यहाँ पे मैंने कैपिटल डी लिख दिया है अभी। तो पी ए रो यू और आर 6 हो गए। तो ये हमारा इसका था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने पाई ग्रुप्स बना लिए अपनी आसानी के लिए। तो हमने कहा कि इसी रिलेशन को हम नॉन डिमेंशनल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पी ओवर रो यू स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ पी ए ओवर रो यू स्क्वायर, और आर ई एक पाई ग्रुप था, तो 1/r की जगह मैं आर ई भी लिख सकता हूँ। मतलब भाई पाई ग्रुप तो मैं अलट पलट के भी लिख सकता हूँ, फंक्शन की बस फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो आर ई एक पैरामीटर आ गया था निकल के, एक r/d हो गया था, ठीक है। और चार चार ही पैरामीटर थे मेरे। तो ये मेरा रिलेशन इस रिलेशन में तब्दील हो गया था मेरी आसानी के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन ये बता रहा है कि आपको एक्चुअल में डी से मतलब नहीं है, फ्लो अगर चेक करना है, अगर आपका आर बाई अगर ये रिलेशन ये बता रहा है कि आप जो है वो अगर डी की जगह कोई और डी साइज लो, एज लॉन्ग एज r/d आपका सेम रहे, तो आपका रिजल्ट, तो आपका जो है वो वैल्यू इसकी पाई ग्रुप की सेम रहेगी। इसी तरह से रेनॉल्ड्स नंबर में अगर आपका जो है वो म्यू चेंज हो जाए, लेकिन आपके बाकी वेरिएबल्स आर ई जो है रो यू डी ओवर म्यू है, तो अगर आप जो है वो आपका म्यू चेंज हो जाए और बाकी के वेरिएबल्स भी ऐसे चेंज हो कि आर ई की वैल्यू सेम रहे, तब भी ये रिलेशन सेम रहेगा। मतलब वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे। मतलब यहाँ तो ये आर ई पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इन पे नहीं चेंज कर रहा। तो इनकी वैल्यू में कुछ और, मैं पी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू कुछ और ले सकता हूँ एज लॉन्ग एज पी ए ओवर रो यू स्क्वायर सेम हो। इसी तरह से मैं म्यू की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज आर ई की वैल्यू सेम हो, और इसी तरह से मैं आर की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ या डी की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज r/d मेरा सेम हो। अगर ये मेरा सेम होगा तो ये फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही आएगी इवेल्युएट होके इसके लिए। यही डायनेमिकल सिमिलैरिटी है। तो डायनेमिकल सिमिलैरिटी बेसिकली ये है कि आप जो है वो चाहते थे कि आप एक एयरक्राफ्ट बना रहे थे, अब आपको उसको टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग करने के लिए इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कहाँ विंड टनल में रहोगे, कहाँ बनाओगे बार बार, मतलब आप डिजाइन के टाइम तो बार बार चेंज होता है ना, तो आप बार बार उसको चेंज करोगे, फिर हवाई जहाज बनाओगे, कितना टाइम लगेगा, पैसा खर्च होगा। तो उस सब को बचाने का तरीका ये निकाला गया कि हम इस पे टेस्टिंग नहीं करेंगे पूरे साइज पे, हम क्या करेंगे, इसका मॉडल बनाएंगे छोटा, ठीक है। इसका हम छोटा सा मॉडल बनाएंगे, उसका साइज हम कह लीजिए कि हम स्मॉल डी ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने डी की वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन अगर मैं r/d अगर अपना सेम रखूं और अपना आर ई सेम रखूं और पी ए बाई रो यू स्क्वायर अपना सेम रखूं, तो मेरा इसके ऊपर जो फ्लो होगा और जो इसके ऊपर फ्लो होगा
दोनों सिमिलर होंगे, बस स्केल का डिफरेंस आएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने मॉडल में जो है वो सेम मॉडल बनाते हैं, सिमिलर, ज्योमेट्रिकली सिमिलर, जो वो सिमिलर ट्राइंगल्स वाला जो सिमिलर होता है, कि यानी शेप चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं कि सेम शेप का एक छोटा मॉडल बना लेते हैं, और जो नॉन डिमेंशनल पैरामीटर्स जो भी आ रहे हैं उस प्रॉब्लम में उनको सेम रखते हैं। यानी कि डी हमने जब चेंज किया, डी तो हमें चेंज करना ही था भाई, क्योंकि हम चाहते नहीं कि इतना बड़ा मॉडल टेस्ट करें, हम चाहते थे छोटे मॉडल से काम चल जाए, हमारा कम पैसों में काम चल जाए, तो हमने डी को छोटा कर दिया। अब जब डी को छोटा किया तो हम कुछ और ऐसा कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे हमारा पैरामीटर चेंज ना हो। कौन सा पैरामीटर? स्पेशली रेनॉल्ड्स नंबर, जो हमारा प्रॉब्लम का जो मेन जो हमारा वो है आपके क्या कहते हैं नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, आर ई हमारा चेंज ना हो। अगर आपकी प्रॉब्लम में फ्रूट नंबर आ रहा है तो फ्रूट नंबर भी, लेकिन जनरली जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या मतलब जो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम में एक ही पैरामीटर रहता है, आर ई। कुछ प्रॉब्लम्स में फ्रूट नंबर साथ में रहता है, या कुछ में और भी रहते हैं। तो अगर आपका सिर्फ आर ई की बात करें, आर ई होता है आपका रो यू डी ओवर म्यू। तो अगर मैं डी की वैल्यू को मान लीजिए आधा कर दिया, ठीक है, लेकिन यू की वैल्यू डबल कर दी, तो मेरा आर ई सेम हो रहेगा। तो उस केस में आर ई क्योंकि मेरा चेंज नहीं हुआ, तो यानी ये रिलेशन अब भी मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि फ्लो जो आ रहा है वो सेम होगा, जैसा फ्लो इस पे दिख रहा था वैसा ही फ्लो इस पे दिखेगा, तो मेरा काम चल जाएगा छोटे मॉडल से। तो बस इसी को डायनेमिक सिमिलैरिटी कहते हैं। डायनेमिक सिमिलैरिटी बेसिकली दो कंडीशंस का नाम है। पहली कंडीशन ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, बस ये आखिरी टॉपिक है आज का, कंडीशंस लाल से लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशंस। सर जी बताइए। ये हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में ही तो करते हैं ना सर? रेनॉल्ड्स मॉडल क्या? फिर से बोलिए। मॉडल लॉ नहीं, मॉडल लॉ क्या होता है? सर, इसकी हम प्रोटोटाइप बनाएंगे ना, मतलब आपने बोला है, मतलब इसका हाँ, एक तो स्मॉल। मैं वही एक सेकंड बता रहा हूँ। सिमिलैरिटी तो इतना समझ लो बस कि हमको अगर प्रोटोटाइप बनाना है छोटा और टेस्टिंग करनी है, तो हमको सेम फ्लो रखने के लिए उसका बस रेनॉल्ड्स नंबर सेम रखना पड़ेगा, या जो भी दूसरा नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। जैसे कि अगर फ्रूट नंबर रेनॉल्ड्स नंबर दोनों है तो दोनों सेम रखने पड़ेंगे। तो आपने जब मॉडल चेंज किया तो डी आपका चेंज हो गया एक पैरामीटर, तो आपको दूसरा वेरिएबल कोई और सा ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि रेनॉल्ड्स नंबर वापस सेम आ जाए। ठीक है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका सेम आ गया और मॉडल का आपका शेप भी सेम था, तो दोनों के ऊपर जो फ्लो है ना वो भी सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब ऐसा नहीं कि देखने में एक जैसे होंगे, सिमिलर का मतलब है कि एक दूसरे का बस स्केल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल वाला जो सिमिलर होता है ना, शेप सेम। तो कंडीशन फॉर डायनेमिक सिमिलैरिटी दो कंडीशन है सिंपली। पहली पहली कंडीशन है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, के दो मॉडल जो है वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हवाई जहाज था और यहाँ पे जो है वो आपने मिसाइल रख दिया या रॉकेट रख दिया, कि मतलब हवाई जहाज के फ्लो को रॉकेट के फ्लो से नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। डुप्लीकेट बना शेप तो देंगे सर उसका। हाँ, रिड्यूस्ड मॉडल बना देंगे। डुप्लीकेट। यस सर। क्या रिड्यूस्ड मॉडल बना देंगे। तो ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी ये पहली कंडीशन है, ठीक है, यानी कि स्केल्ड मॉडल, जो आपने ड्राइंग में जो स्केलिंग पढ़ी थी वही स्केल्ड मॉडल। और दूसरी कंडीशन है कि नॉन डिमेंशनल पैरामीटर शुड बी सेम, नॉन वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स शुड बी सेम। यानी कि अगर मेरे प्रॉब्लम में सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर है, तो प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं कैसे आती है। इसमें प्रॉब्लम ऐसे आती है कि आपको वो दे देगा
कि बता देगा कि आपका जो है वो इतना रिड्यूस करके मॉडल बनाया है, अब बताओ कि इसकी वेलोसिटी को मैं कितना स्केल करूं या विस्कोसिटी को कितना चेंज करूं। या जैसे वो ये कहेगा कि एक एक मेरा मॉडल जो है वो पानी में टेस्ट हो रहा है, एक एयर में टेस्ट हो रहा है, यानी विस्कोसिटी चेंज हो गई, तो दोनों पे फ्लो मुझे सेम रखना है, तो डी को कितना चेंज करूं, है ना। ऐसी प्रॉब्लम कि मतलब चाहे एयर में फ्लो करो चाहे पानी में फ्लो करो, फ्लो सेम आएगा एज लॉन्ग एज रेनॉल्ड्स नंबर सेम है। तो अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर सेम है तो मेरा रो 1 u1 d1 ओवर μ1 शुड बी इक्वल टू रो 2 u2 d2 ओवर μ2। बस ये आपको यूज करना है अगर सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर की टर्म्स में देखें। अगर फ्रूट नंबर है तो फिर उसके भी ये एक कंडीशन वहां से भी आ जाएगी इक्वल कर। अब उसमें होता क्या है कई बार कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आपका मॉडल जो है वो पानी में टेस्टिंग हो रही है, तो आपका रो जो है वो चेंज हो जाएगा, आपका म्यू भी चेंज हो जाएगा, और डी आपका क्योंकि अलग मॉडल यूज करना पड़ेगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको आपको मतलब वो बता देगा कि आप वेलोसिटी आपको जैसे बता दी कि इतनी रखनी है या दोनों में सेम रखनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेम ही वेलोसिटी रखनी है, तो अब आप निकाल सकते हो d1 d2 के कितना स्केलिंग करें कि पानी में और हवा में फ्लो जो है वो एक जैसा दिखाई दे। एक जैसा कब दिखाई देगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर सेम होगा और मॉडल जो है वो स्केल्ड होगा। बस यही है डायनेमिक सिमिलैरिटी, कि मॉडल को स्केल करो और नॉन डायमेंशनल पैरामीटर को इक्वल रखो तो फ्लो जो है एक जैसा दिखेगा। ठीक, तो आज जो है वो यहीं तक रखते हैं, पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अटेंडेंस। अटेंडेंस, अरे हाँ यार अटेंडेंस बीच में सोचा था फिर भूल यस गया, सर, ओपन कर दीजिए। अभी करता हूँ। सर जी लिक्विड में और एयर में कैसे सेम रहेगी उसकी हाँ, डेंसिटी? तो इसलिए चेंज सेम हो जाएगी रहेगा ना? क्योंकि लिक्विड की और एयर की, जो लिक्विड है ना आपका वो अगर न्यूटोनियन है उसकी यानी कॉन्स्टिट्यूटिव मॉडल सेम है। अगर लिक्विड और एयर दोनों न्यूटोनियन है ना तो दोनों की जो इक्वेशन आएगी, जो आप अपने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के कोर्स में स्टडी करोगे, इक्वेशन जिसको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहते हैं, वो इक्वेशन एयर में भी और लिक्विड में भी सेम होती है गवर्निंग इक्वेशन। सिर्फ एयर और लिक्विड में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका विस्कोसिटी और डेंसिटी का, अदरवाइज डिफरेंस नहीं है। ओके। तो वो विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशो अगर आपने वो उसमें सेम कर दिया ना, ये मतलब रेनॉल्ड्स नंबर अगर सेम कर दिया तो आपका फ्लो सेम आएगा। इनफैक्ट हवाई जहाज की टेस्टिंग पानी में भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होती, वो होता है, और कश्तियों की टेस्टिंग हवा में भी पॉसिबल है। बस आपको रेनॉल्ड्स नंबर सेम रखना है तो फ्लो सेम आ जाएगा। वो रेनॉल्ड्स नंबर का खेल है, मतलब यही तो बात है ना, पाई ग्रुप फाइंड करने का रीजन तो यही है कि असल जो आपका जो कंट्रोल कर रहा है ना वो आपके ये प्रेशर डेंसिटी ये अलग अलग जो है ये अलग अलग कंट्रोल नहीं करते हैं आपके फ्लो को, या किसी भी सिर्फ फ्लो, हम तो यहाँ पे फ्लो की बात कर रहे हैं, वैसे ये इन जनरल सच है कि ये सारी चीजें जो है ये आपको ये कंट्रोल जो है वो असल में पाई ग्रुप्स करते हैं। आपका जो इक्वेशन है अल्टीमेटली तो पाई ग्रुप के टर्म्स में आती है। आप देखोगे नॉन डिमेंशनल करना सिखाएंगे इक्वेशन को कभी तो जब सेकंड कोर्स में, तो नॉन डिमेंशनल अगर आप इक्वेशन को करके लिखोगे, जैसे मैंने बर्नौली इक्वेशन को लिखा था, तो असल में तो जो इक्वेशन है वो पाई ग्रुप्स की टर्म में, तो अगर पाई ग्रुप अगर सेम है तो फिर रिजल्ट भी सेम आएगा। अगर आपको इसकी डायमेंशनल एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो फे की जो किताब मैंने बताई थी उसमें इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है, मतलब कि फ्लूइड मैकेनिक्स से बाहर की भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अलग अलग तरह की प्रॉब्लम दी हुई है कि डायमेंशनल एनालिसिस से तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं। अ, एक वो था एक आर्टिकल कह लिए, छोटा सा एक आर्टिकल था, मैंने पढ़ा था कि जैसे किसी को